आसमान से बरसी आफत जिससे जमीन पर पैदा हो गई ऐसी मुसीबत जिसने सिलिकॉन वैली की रफ्तार धीमी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर और सुरेश आर की शुरुआत करेंगे भारी बारिश की मार झेल रहे बेंगलुरु की खबर से। भारी बारिश से भारत का सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में सैलाब आ गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। इससे सबसे ज्यादा मार पड़ी है बेंगलुरु के ट्रैफिक पर। पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है। इस वजह से आईटी कंपनी में काम करने वाले लोगों को ऑफिस पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रोफेशनल ट्रैक्टर्स पर सवार होकर ऑफिस पहुंचे हैं। सिर्फ 5 घंटे के जाम की वजह से आईटी कंपनियों को करीब 225 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं भारी बारिश से लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजों की खरीदारी में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वाटर लॉगिंग से कई पंपिंग स्टेशन डूब गए हैं। इससे पूरे शहर की वाटर सप्लाई पर मार पड़ी है। करीब 2 दिनों तक पूरे शहर की वाटर सप्लाई में दिक्कत पेश आने वाली है। सिलिकॉन वैली में बरसात से ऐसा बुरा हाल है कि आईटी एम्प्लॉयज को ऑफिस पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। कल रात से ऐसे ही है, सब ट्रैक्टर में ही जाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज और कोई रास्ता नहीं है। यमलूर पूरा आइलैंड बन चुका है, बाकी 3 जगह पूरा ब्लॉक है। ऑफिस इतना दिन छुट्टी तो नहीं ले सकते हम लोग, काम डूब रहा है हमारा, तो रिस्क तो है। अभी देखते हैं। और बारिश ने कार से ऑफिस जाने वालों को ट्रैक्टर से आने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल बेंगलुरु के हालात कैसे हैं, बता रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक बोपन्ना। बेंगलुरु में लगातार बारिश के कारण बहुत सारे एरिया में हमने वाटर लॉगिंग देखा है। अब हम बेंगलुरु के यमलूर में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 5 से 6 फीट तक पानी इधर रुक गई है और बहुत सारे रोड्स जो हैं कम्प्लीटली वाटर लॉग हो चुके हैं। अभी जो रेसिडेंट्स हैं उनको ट्रैक्टर्स और जेसीबी से यहाँ से निकाला जा रहा है सेफर लोकेशंस पे। बहुत सारे लोग स्टक हैं और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसकी ब्लॉकेज के कारण या नैरोइंग के कारण या एनक्रोचमेंट के कारण यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई है। यहाँ पर मेरे साथ ट्रैक्टर में बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। इनसे पता लगेगा हमें कि क्या मुश्किलें फेस कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि आप किधर के रेसिडेंट हो, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपको यहाँ पर? I'm staying near Basves Nagar. Okay. So I traveled from more than 20 kilometers. Okay. So for company, when you came to work here? Yeah. Okay. For landmark company. Okay. But when we reached, company was closed, and here also nobody were here to help. But these people helped a lot. Thanks a lot for them. So we didn't know actually. So the situation is going on. So we really thankful to these people. और आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है ये HAL की तेजस डिवीज़न है और यहाँ पर है बैक एंट्रेंस है। यहाँ पर जो HAL की एयरपोर्ट है यहाँ से भी एक एंट्रेंस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत हाई एंड कार खड़ी है। वो आधी कार सबमर्ज है और ये देख सकते हैं कि किस तरह जब ट्रैक्टर मूव हो रहा है वो कार अभी फ्लोट हो रहा है और आप देख सकते हैं कि HAL के गेट में भी पानी पूरी तरह से फुल हो चुकी है। और हमें ये भी देखना होगा कि लोग अभी यहाँ से एक सेफर लोकेशन जाने के लिए ऐसे ट्रैक्टरों की मदद से ही जा पा रहे हैं। हमें देखना होगा कि क्या सरकार इस सारे प्रॉब्लम्स की एक सोल्यूशन ला पाएगी या लोगों की ये सफरिंग जारी रहेगी बेंगलुरु में। तो ट्रैक्टर पर सवार होकर आईटी प्रोफेशनल्स अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं। अब हम आपको देश की हाईटेक सिटी की बेहाली की 4 और तस्वीरें दिखाते हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। पहली तस्वीर मराठाली की है, जहां जल जमाव की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। फ्लाईओवर के दोनों तरफ भारी ट्रैफिक लगा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर दिखाती है, देखिए जो है बारिश के पानी में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। इधर सड़कों पर पानी भरा हुआ है जिससे गाड़ियों की स्पीड धीमी हो चुकी है। We are the IT people and every day we are stuck in the jam like almost an hour or 2 hours and we don't know, right? I started from my home at 9 o'clock. Usually it takes like 45 minutes to me and still I'm just covering half the way. People are getting affected like anything. They have to do something. Otherwise we are stuck.
We have to reach office at 10 o'clock. It is 11 o'clock now. It would roughly to take 2 hours for me to travel to office. Before it will be like half an hour, but it will taking like 2 hours. सितंबर का महीना कई शहरों में सैलाब वाला सितम लेकर आया है। बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे संकट बढ़ा हुआ है। सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, मध्य प्रदेश के सीहोर में बरसाती नदी में उफान आने से 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाराणसी में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन अपने पीछे कई परेशानियां छोड़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। वो बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को करीब 20,000 वोटों से हरा दिया है। पहले 5 राउंड के मुकाबले में ऋषि सुनक को भारी बढ़त हासिल थी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स की अंतिम वोटिंग के दौरान लिज ट्रस ने जीत हासिल कर ली। मंगलवार को लिज ट्रस का शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लिज ट्रस को जीत की बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। लिज ट्रस की जीत के क्या मायने हैं? चुनौती के दौर में ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों में कितना बदलाव आएगा? ट्रस की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? इन सभी मुद्दों पर मेरे सहयोगी शिरिंजय चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किए थे बहुत दिन पहले। उसके बाद लड़ाई चला कौन बनेगा प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। अब आंसर फाइनली आ चुका है और ऋषि सुनाक को हरा के लिज ट्रस अभी प्राइम मिनिस्टर बनेगी कई दिन में, कल। बात यह है लिज ट्रस 80,000 वोट लिज ट्रस को मिला और ऋषि सुनाक जो कॉन्टेस्ट किए थे उनके खिलाफ 60,000 मिला। तो इसको कंफर्टेबल विक्ट्री कहते हैं, लेकिन लिज ट्रस का बहुत सारा चैलेंज रहेगा। एक तो है इन्फ्लेशन, बहुत ही ज़्यादा है इन्फ्लेशन। सेकंड जो प्रॉब्लम है ये एनर्जी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा है ब्रिटेन में और भी ज़्यादा होने वाला है। तो सब कोई गुस्से में है और लिज ट्रस कहे भी है वो ये कॉम्बैट करेंगे, कुछ करेंगे इसके बारे, लेकिन देखने पड़ेगा क्या करें। इसके बाद सिचुएशन जो है इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है पार्लियामेंट्री इलेक्शन। वहाँ लेबर पार्टी जो अपोजिशन में है थोड़ा आगे है ओपिनियन पोल में। अभी देखने पड़ेगा लिज ट्रस क्या कर सकते हैं दैट विल लीड टू हर विक्ट्री। दीज आर मेजर चैलेंजेस, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। अब देखने पड़ेगा कैसे लिज ट्रस ये हैंडल करें और उसके बाद 1 साल बाद जो इलेक्शन होगा उसमें क्या हो। बात करते हैं शेयर बाजार की। हफ्ते के पहले दिन बाजार तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 126 अंक चढ़कर 17,666 पर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में हमने 443 अंक की बढ़त देखी, ये 59,246 पर बंद हुआ। साथ ही मेटल, बैंकिंग, मीडिया शेयरों में हमने अच्छी तेजी देखी। दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही, बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज मार्केट के दिन काफ़ी बेहतर रहा और इसने 17,650 के ऊपर जो क्लोजिंग दी है ये अपने आप में रिलायंस की बदौलत मिली है। आज रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC और इसके अलावा ITC जैसे कई दिग्गज शेयर चले, जिसने आज निफ्टी को अच्छा क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी में भी आज 12 में से करीब 10 से ज़्यादा बैंक ऐसे थे जो कि हर निशान में आके बंद हुए, तो बैंक निफ्टी ने भी ज़्यादा बढ़त दिखाई। और अगर आप जल्दबाजी में पूछेंगे तो बैंक निफ्टी शायद 40,000 पहले पहुँच जाए बैंक निफ्टी के मुकाबले, जो कि 18,000 की तरफ देख रहा है इस समय। खैर मैं थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ। आज के जो सेक्टर्स हैं उसमें आप मीडिया आज चलता हुआ दिखा हमको काफ़ी ज़ोर से। सरकारी बैंकों के अंदर आज अच्छी खरीदारी थी। इसके अलावा मेटल इंडेक्स जब उसके अंदर भी हमको अच्छा मूवमेंट हमको आते हुए दिखा। ये 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आज मार्केट के अंदर काफ़ी ट्रेंडिंग रहे, काफ़ी बढ़त वाले रहे। आज के जो टॉप गेनर्स थे उसके अंदर आप देखेंगे न्यूज़ के हिसाब से तो अनंतराज इंडस्ट्रीज़ के अंदर मोमेंटम आया है, रेलवे के साथ मिलकर कामकाज कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है और साथ ही JSW स्टील पे LIC की जो होल्डिंग्स बढ़ी है करीब 2% का, इन सब का बेनिफिट आज पर्टिकुलर इन शेयर्स पे बनता हुआ दिखा। आज का जो टॉप गेनर्स था निफ्टी का वो था मेटल्स में से, जो कि पुल बैक्स के साथ हिंडाल्को ने गेनरशिप दिखाया।
हिंडाल्को, JSW स्टील, ITC, सन फार्मा, इन सब के अंदर बढ़त 1.5 से 2.5%, 3% से कहीं ज़्यादा की बनती हुई दिखी। तो आज के निफ्टी के सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाले शेयर्स बने। निफ्टी के लूजर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वहाँ पे आप देखेंगे बजाज ऑटो, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे शेयर्स आज कमज़ोर थे। टाटा मोटर्स भी चल नहीं पाया, हालांकि इनके कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर काफ़ी बज़ था मार्केट के अंदर, लेकिन ये भी करीब ₹2.5 नीचे ही जाके बंद हुआ है। आते हैं मिड कैप यानी कि छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में। वहाँ पे सुज़लॉन, विक्रांगी जैसे शेयर्स जो कि थोड़े लो बीटा शेयर्स हैं और इसके अंदर वॉल्यूम कम रहता है, ये शेयर्स काफ़ी जोर से आज चले। दोनों के अंदर बकायदा 20% का सर्किट लगा। त्रिवेणी टर्बाइंस और TI इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स में भी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमको बनते हुए दिखा। लूजर्स की अगर आप कैटेगरी चेक करें तो वहाँ पे आपको GE शिपिंग, ग्लैंड फार्मा और साथ ही वी मार्ट ये शेयर आज पिटते हुए दिखे। बायोकॉन के एक साथ में एक और कंपनी है जो कि रिसर्च में ही है, सिंजिन, वहाँ पे भी करीब ₹15 का नुकसान के साथ ये भी आप मिड कैप श्रेणी की टॉप लूजर्स बन गई। आज इसी कैटेगरी में जो साल का हाई लगा जिन शेयर्स ने लगाया वो था त्रिवेणी टर्बाइंस का, शेफलर इंडस्ट्रीज़ का और साथ ही करूर व्यासा बैंक। ये वो बैंक्स थे, वो शेयर्स थे जिन्होंने आज साल का हाई लगाया। तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर आज 1300 एडवांसेस के साथ आज बाजार की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही। ग्लोबल फैक्टर की वजह से बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। कंपनी के ED राकेश शर्मा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि डॉलर इंडेक्स में आए बदलाव ने सबसे बड़ा असर डाला है, लेकिन कुछ महीनों में हालात में सुधार होने की उम्मीद है। आपने सही फरमाया कि एक्सपोर्ट्स एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बजाज ऑटो के परफॉर्मेंस का और उस पर अभी थोड़ा सा प्रेशर आया है। एक तो फंडामेंटल कारण ये है कि जब से डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, ठीक है, रुपी डिवैल्यू हुआ, तो उससे हम लोगों को मार्जिन में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट जो इसका है, पर्टिकुलर जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं अफ्रीका की और लैटिन अमेरिका की, यहाँ पर डॉलर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट वापस US से फेवर में जाने लगता है और कई अफ्रीकन मार्केट्स में जो हमारे लिए बड़े मार्केट्स हैं डॉलर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी देखी गई। इसके पीछे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, ये अपडेट देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बताइए। तो अगर आप देखेंगे तो आज के रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली ने अपना जो ओवरवेट रेटिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे वो बरकरार रखा है और उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो मार्जिनली हाइक कर दिया है। पहले का टारगेट प्राइस था ₹3015 का, उसको बढ़ा के अब उन्होंने ₹3085 कर दिया है। अब मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है इस रिपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि जो 4th इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है कंपनी ने जो अनाउंस किया था इस AGM में, इसके वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट्स है वो डबल हो सकता है 2027 तक। मतलब अगले 5 साल में ही कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल हो जाएंगे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, हमने पहले भी काफ़ी टाइम देखा है, कंपनी ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट साइकिल्स अनाउंस किए हैं और हर बार इन्वेस्टमेंट साइकिल अनाउंस करने के बाद कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है या जो वेल्थ क्रिएशन होता है किसी शेयर होल्डर के लिए वो 2 to 3 टाइम्स हो चुका है पिछले 20 सालों में मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। अब इस केपेक्स साइकिल में क्या अलग है पहले के केपेक्स साइकिल से मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम जो कंपनी का जो लेवरेज रेशियो है काफ़ी बेहतर है पहले से, कि जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी कंपनी ने दिया है वो भी काफ़ी बेटर है पहले के कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी से। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी होगा जहाँ पे वो फ्यूचर ग्रोथ प्लान कर रहे हैं वो कम होगा उन सेगमेंट्स में। और ये 3 कारणों की वजह से मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी उनका टॉप पिक है इंडिया में आज के डेट पे। रूट मोबाइल एक विदेशी फंड ने हिस्सेदारी खरीदी है। क्या खबर है, इसकी पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। शरद, बताइए। जी हाँ, फोकस में सबसे पहले रहने वाला है रूट मोबाइल और यहाँ पे हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जो FIs है, फॉरेन निवेशक, ईस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स ने जो है कंपनी में 12 लाख शेयर्स की जो है खरीदारी की है। अब ये डील जो था पिछले थर्सडे को हुआ था और ईस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स एक लॉन्ग ओनली फंड है और प्रमोटर्स भी जो है बल डील में जो रिपोर्ट आई थी वो लगभग 13 लाख शेयर्स के अलग अलग ट्रांजैक्शंस हुए थे जहाँ पे प्रमोटर्स ने बिकवाली की थी अपनी स्टेक को। लगभग 2.1% इक्विटी स्टेक था जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 186 करोड़ रुपीज़ का था। कंपनी के अगर की स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करें तो आप एबेकस ले लीजिए, गोल्डमैन सैक्स, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और PGI म्यूचुअल फंड। अब कंपनी की जो प्रमोटर स्टेक है लगभग 60% से घट के ऑलमोस्ट 57% हो जाएगा
और वहीं पे FIs का जो स्टेक है वो 20% से बढ़ के 22% तक हो जाएगा। अगर वित्त साल 2023 की गाइडेंस के बारे में बात करें तो 40% का टॉप लाइन ग्रोथ, और अगर एबिडा मार्जिन कामकाजी मुनाफे का जो रेंज उन्होंने बताया लगभग 11.5 to 12% का है। इसके अलावा जो है कंपनी बुलिश है कि वो प्रमोशनल और डिस्क्रिशनरी स्पेसेस पे जो है वहाँ पे जो है जो खर्च है वो अब कम हो जाएंगे। हालांकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वॉइस अलर्ट्स और मोबाइल आइडेंटिटी में दिखेगा। अब ब्लूमबर्ग के आंकड़ों की बात करें तो 6 एनालिस्ट में से 70% ऑलमोस्ट एनालिस्ट का बाई रेटिंग है। लक्ष्य 12 महीने का 1575 रुपीज़ प्रति शेयर है। और अगर स्टॉक की मूवमेंट की बात करें तो जून लो से स्टॉक जो है 30% से ऊपर चढ़ा है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर जीएसटी मैकेनिज्म को लेकर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में आज कोई फैसला नहीं हो पाया। इस सिलसिले में आज इस ग्रुप की अहम बैठक हुई थी। जीओएम ने इस पर कानूनी राय लेने का फैसला किया है। बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अगले 7 से 10 दिन के भीतर जीएसटी मैकेनिज्म पर अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को भेजने का फैसला किया है। इस खबर पर और डिटेल्स के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी मेघना मित्तल के पास। जी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, उन्होंने आज एक अपनी महत्वपूर्ण बैठक करी है। मीटिंग के बाद जो जीओएम के जो चेयरपर्सन है मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा और जो गोवा से जो मेंबर हैं मोविन गॉर्डनो, उन्होंने हमसे बातचीत करी और ये बताया कि आज की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि लीगल ओपिनियन सॉर्ट किया जाएगा कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनोज पर वैल्यूएशन का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू है वो एक एक्सेप्टेड फॉर्मेट है इंटरनेशनली टैक्सेशन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये तीनों गेम्स बहुत ही एक दूसरे से अलग हैं। इसके लिए तीनों पर क्या वैल्यूएशन मैकेनिज्म रहेगा उस पर वो लीगल ओपिनियन का वेट करेंगे। इसके अलावा जो 28% का रेट है, ये सूत्र बता रहे हैं कि लीगल ओपिनियन के लिए ये वेट कर सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तीनों गेम्स पर डिफरेंट रेट जीएम कंसिडर कर सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी लीगल ओपिनियन के बाद ये तय होगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो आज जीएम के मेंबर्स ने दी है कि 7 to 10 डेज़ के अंदर अंदर ये जीएम की रिपोर्ट फाइनलाइज की जाएगी और सबमिट भी हो जाएगी जीएसटी काउंसिल को। तो अगर ज़रूरत पड़ी तभी वो एक और फिजिकल मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, नहीं अदरवाइज़ इंटरनली डिस्कस करके लीगल ओपिनियन आने के बाद वो रिपोर्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइज करके जीएसटी काउंसिल को सबमिट भी कर देंगे 7 to 10 डेज़ के अंदर ही। हम जानते हैं कि जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होनी है उसमें ये रिपोर्ट ज़रूर डिस्कस की जाएगी। ये पहले भी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया था। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक फाइनलाइजेशन की तरफ आज हुई है। और अब रुख करते हैं झारखंड के राजनीतिक गलियारों का, जहां बीते कुछ वक्त से सियासत में संग्राम मचा हुआ है। दरअसल झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार के समर्थन में 48 वोट पड़े हैं, जबकि इस दौरान बीजेपी ने वॉकआउट किया। वहीं विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ से लौटे अपने सभी विधायकों को खुद बस में लेकर विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने छत्तीसगढ़ जाने और दुमका हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए विधानसभा के सामने प्रदर्शन भी किया। मुंबई पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में तकरार और तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। अमित शाह ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। फडणवीस के आवास पर उन्होंने बीजेपी के सभी सांसदों, विधायकों, एमएलसी और पार्षदों के साथ बैठक भी की। बैठक में बीएमसी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। शाह ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी और गठबंधन का टारगेट 150 सीटें जीतने का है। जनता विचारधारा को धोखा नहीं देने वालों के साथ नहीं, बल्कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के साथ है। बीएमसी चुनाव में जीत की रणनीति बनाने से पहले अमित शाह ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर स्थापित गणपति के दर्शन भी किए। इसके साथ ही वो लालबाग के राजा और बांद्रा में गणेश पंडाल में गणपति के दर्शन भी करने गए। शिक्षक दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 के नेशनल अवार्ड्स विनर्स टीचर्स से मुलाकात की। इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए देश भर से 46 शिक्षकों का चयन किया गया। टीचर्स डे पर पीएम ने एक और स्पेशल सौगात दी है। सरकार ने पूरे देश में 14,500
स्कूलों के अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम श्री योजना के तहत इन स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदला जाएगा। बात करते हैं सेंट्रल विस्टा की। इंडिया गेट के पास ये भव्य इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे और अगले दिन 9 सितंबर को इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं खबर तो ये भी है कि इस बार का विंटर सेशन नए संसद भवन में हो सकता है। बात करते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे की। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुकी हैं। इस दौरान वे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करेंगी। साथ ही वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। इस दौरान भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा, व्यापार, रेलवे, वाटर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े 7 समझौते भी हो सकते हैं। इनमें सबसे ज़रूरी कुशियारा नदी जल समझौता भी शामिल है। इसी के साथ 8 सितंबर को शेख हसीना अजमेर शरीफ की दरगाह पर माथा टेकने भी जाएंगी। और स्वदेश आर के इस रीजन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। फेवरेट टीचर्स की बात करें तो प्रोफेसर धीरज मिश्रा मेरे फेवरेट टीचर हैं। इनफैक्ट 18 साल पहले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था अपना फाइनेंस में, वो हमारे फाइनेंस प्रोफेसर थे जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। उन्होंने फाइनेंस जैसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को इतना आसान बना दिया था अपने स्टूडेंट्स की वजह से। आज भी उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं कि भाई अजय, किसी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, किसी कंपनी के लिए ग्रोथ क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज जब हम फाइनेंशियल जर्नलिज्म में इतने साल बिता चुके हैं और आए दिन कंपनीज की ग्रोथ और वैल्यूएशंस के बारे में चर्चा करते रहते हैं, उनकी सारी सिखाई हुई बातें मुझे बहुत याद आती हैं। मैं उनको आज हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहूँगा। मेरे फेवरेट टीचर हैं नरेंद्र सर, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में जब एक सिचुएशन थी जब खुद से भरोसा उठने लगा था, ये लग रहा था कि किस तरह से ये हो पाएगा। इतना सारा सिलेबस है, इतना कुछ करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही हैं। मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हुए एक बढ़िया पैटर्न बनाकर मुझे इस तरह पढ़ाया कि 10th स्टैंडर्ड में मैंने एक्सेल किया। और मुझे लगता है कि 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में जो मुझे मार्क्स मिले वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र सर की मेहनत और उनकी बदौलत थी। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर। हैप्पी टीचर्स डे टू यू एंड आई विश यू अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ। In association with BSc, experience the new. बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर। बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट में उतरने की आपकी चाह तक, ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बारीकियों पर भी है मेरी नजर। मैं मानसी दवे, तो जुड़िए मेरे साथ, जानिए बाजार के ट्रेंड दिन भर। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। तीसरी बार, चौथी, छठी। कैशबैक SBI कार्ड पे उसको मिलता है ना? क्या? 5% कैशबैक ऑनलाइन में हर बार। जब ऑनलाइन शॉपिंग पे मिलेगा 5% कैशबैक, तो बातें तो होंगी हर बार। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। पंजाब में चुनाव से पहले जब हम लोगों के बीच जाते थे तो लोग हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछते थे कि क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मॉडल सेहत क्रांति मोहल्ला क्लिनिक के रूप में जो आई है, क्या वो पंजाब में आ सकती है? तो हम उनको गारंटी देते थे, उनके साथ वादा करते थे कि बिल्कुल आप आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाइए, अरविंद केजरीवाल मॉडल सेहत क्रांति मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी क्लिनिक के रूप में पंजाब में जरूर आएगी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 15 अगस्त को हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक वो पंजाब को समर्पित किए। इन आम आदमी क्लिनिक्स में
सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट फ्री हैं। तो लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि उनके घर के आसपास उनकी बीमारियों का इलाज होने लगा है और दवाइयाँ फ्री हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार ऐसे ही हज़ारों मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल बनाएगी ताकि अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई वाली सेहत क्रांति पंजाब में हम लोगों तक पहुंचा सकें। Win better than the rest with 300% bonus on first deposit. Best odds in the market. Incomparable loyalty benefits. Instant withdrawals. India's biggest and most trusted platform. This means better winnings assured. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. This communication is for 18 plus only. वर्षों का है हमारा और आपका ये साथ। कैसे दूर रह सकते थे आपसे? जी नमस्कार। आपने याद किया और लीजिए हम फिर हाजिर हैं। आपका राशिफल बताने, ग्रह नक्षत्रों का खेल समझाने और आपको यह बताने कि अपने भाग्य विधाता आप खुद हैं। देखिए ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ राशिफल सुबह 7:55 पर हर रोज सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूअर्स को टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। बाजार अपने आप में ही एक बड़ा गुरु है, लेकिन आपकी कई सारी उलझनें बाजार से जुड़ी होंगी और ईटी नाउ स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य है कि आपकी जितनी भी उलझनें हैं उसे सही तौर से सुलझाने की कोशिश हमारी रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की, निकुंज के निवेश मंत्र। और जब निवेश मंत्रों की बात हो रही हो तो इस देश के नहीं बल्कि इस पूरे इंडस्ट्री के सबसे जिसे कहते हैं ना काबिल एंकर, और मैं बोलूँगा कि अच्छे इन्वेस्टर खुद से भी वो हमारे साथ हैं। और हम इस मामले में थोड़ा फॉर्चुनेट भी हैं कि वो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, तो हम थोड़ा हक से भी उनसे बात पूछ लेते हैं, गाय बगाए उनसे थोड़ा रोक रोक के भी पूछ लेते हैं, तो चलते फिरते पूछ लेते हैं, आते जाते पूछ लेते हैं। निकुंज बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इससे अच्छा बेहतर दिन नहीं हो सकता था जब हम आपसे इसी मुद्दे पर आपसे वो चीज़ें पूछें जो लोग शायद बचपन से शुरू करें और बुढ़ापे तक वो सारे प्रिंसिपल्स उनके काम आए। तो एक प्रिंसिपल जिसको आप बहुत रिग्रेसली फॉलो करते हैं, शायद लेट झुंझुनवाला से भी आप काफ़ी इंप्रेस रहे होंगे। एक तो भारत को लेकर काफ़ी बुलिश और दूसरा काफ़ी आशावादी हैं आप। तो ये आशावादी स्टोरी, ये आशावादी कंसेप्ट ये कैसे आया और क्यों है? ये पहला प्रिंसिपल आई थिंक सबसे पहला प्रिंसिपल जो मैंने उन लोगों से देखा है, ऑब्जर्व करा है, सीखा है और शायद और भी सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट के अंदर आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ह्यूमन स्पिरिट और ह्यूमन इनोवेशन को कभी भी नकारना नहीं चाहिए। तो आइए ग्राफ देखते हैं 2001 का। सिर्फ 2001 में जिस साल यूएस के अंदर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, 2001 का ग्राफिक अगर हम देखें तो आपको एकदम दिल दहलाने वाला 2001 का निफ्टी का ग्राफ दिखेगा, शायद वह भी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर एक ग्राफ और देखते हैं 2008 का। 2008 में शेयर बाजार में क्या हुआ, केवल उस गिरावट को आप देखें तो देखिए एकदम उल्टा चल रहा है ग्राफिक। और 2020 का अगर आप ग्राफ देखें, केवल 2020 का, जी 2020 2 साल पहले हम सब शेयर बाजार में थे, यहीं थे, इस ऑफिस में नहीं थे, कोविड था, तो 2020 का ग्राफ है। अब हम देखते हैं पिछले 15 साल का ग्राफ, जिसके अंदर 2008 और 2020 को हम कंबाइन करते हैं, तो ग्राफ देखिए कैसा दिख रहा है। तो आप कोई भी चीज़ को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे और एकदम नज़र लगा करके देखेंगे तो आपको ग्राफ अलग लगेगा, मगर आप उसी ग्राफ को लॉन्ग टर्म ट्रेंड से मापते हैं तो वो ग्राफ आपको हमेशा अलग लगेगा। ये नेचर है मार्केट का। अगर आपने पैनिक के समय अपना धैर्य नहीं खोया, आपने शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन पे हमेशा नज़र रखी और शॉर्ट टर्म गेन को अनुभव करा, तो आपका जो रिटर्न है वह एकदम चेंज हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में एकदम दिल दहला देने वाला ग्राफिक जो है, लॉन्ग टर्म के अंदर एक ब्लिप कहलाएगा।
और शायद यही ब्यूटी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम एक तो वी आर ब्लेस्ड टू बी इन इंडिया, द इकॉनमी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड द वे हाउ द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, इसके मायने अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। झुंझुनवाला साहब मुझे एक बात कहते थे, बड़ा दुख हो रहा है बोलने के लिए कि कहते थे, थोड़े दिन पहले मैं कह रहा हूँ कह रहे हैं, कहते थे, असली गुरु हमारे वही हैं कि उन्होंने अपनी 95% वेल्थ 90 से 95% वेल्थ सिर्फ एक कारण से कमाई है, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक है। तो शेयर बाजार के अंदर अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आपको शेयर बाजार में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निकुंज, आशावादी बने, पॉजिटिव रहें। मार्केट के नेचर को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन निकुंज खुद के नेचर को कैसे समझा जाए? ट्रेडिंग होता है एक होता है इन्वेस्टमेंट। अब लोग इसी उलझन में होते हैं कि निवेश करें, ट्रेड करें, और इसी में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाए? ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अगर आपको यह पता होना चाहिए कि आप शेयर बाज़ार में किस कारण से आए हैं। अगर शेयर बाज़ार को आप एक कांस्टेंट ट्रेडिंग इनकम का सूत्र बनाना चाहते हैं, कोई नुकसान नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग में कुछ नुकसान नहीं है, ट्रेडिंग के कायदे अलग होते हैं और इन्वेस्टिंग के कायदे अलग होते हैं। मगर आप शेयर बाज़ार को में आकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। आप बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की और सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म। आप आते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, मगर आप 5 से 10% उतार चढ़ाव के अंदर आपका जो संयम है वह टूट जाता है। तो शेयर बाज़ार में एक स्ट्रैटेजी के साथ आए जी, मैं 5 साल के लिए आ रहा हूँ या 5 दिन के लिए आ रहा हूँ, मैं 5 महीने की मेरी निवेश की विंडो है या मेरी 5 साल की निवेश की विंडो है। तो जब ये डिफाइन आप कर पाएंगे कि आपका पर्पस ऑफ कमिंग टू द स्टॉक मार्केट क्या है, तो आपकी अप्रोच अलग रहेगी। आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, डिसिप्लिन देखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग के अंदर आपको मोमेंटम पे जाना है, भाव भगवान छे, जिसे हम ट्रेडिंग में अक्सर बोलते हैं। तो अगर मैं मुंबई की सरल भाषा में अगर समझाऊं, तो अगर एक ट्रेन चर्च गेट टू कांदीवली जा रही है, एक ट्रेडर को बैंड्रा में आकर के अंधेरी पे उतरना पड़ेगा। मगर जब इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो हो सकता है कि वो ट्रेन कुछ समय तक चर्च गेट पे रुकी रहे, हो सकता है 2 दिन तक नहीं चले, मगर जब चलेगी तो आपको पूरी जर्नी अनुभव करनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से शेयर मार्केट में आए हैं और आपको ऑब्जेक्टिव क्या है। जब वो डिफाइन आप करेंगे तो मैं आपको अनुभव से बता सकता हूँ आपकी अप्रोच शेयर मार्केट के अंदर चेंज हो जाएगी। देखो, जब भी आपने भाव की बात बोली ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाव के साथ साथ भावनाएं भी बाजार के अंदर बहुत होती है। और जब टिपिकली मार्केट के अंदर करेक्शन आता है ना, तो भाव तो टूटते हैं, भावनाएं भी कमज़ोर हो जाती है। तो एक करेक्शन उस समय हमारी भावनाएं होनी कैसे चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक आपने पहले बता दिया मेरे को, तो इसका मतलब मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। जब करेक्शन आता है टिपिकली उस समय अपने को कैसे समझाएं, कैसे अच्छे शेयर को देखें, उस समय हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उस समय? देखिए, लॉस एवर्जन हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। लॉस एवर्जन है कि अगर आपको लॉस लगता है, ट्रेडिंग लॉस हो या पोर्टफोलियो लॉस हो, तो माइंड जो है वो बोलता है गलत हो रहा है। मगर शेयर बाजार के अंदर करेक्शन आते हैं। एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारा जन्मदिन साल में एक दिन आता है, मगर शेयर के अंदर करेक्शन कई बार आते हैं। ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट एवरी ईयर मूव्स बाय 20 to 25%। बड़े से बड़े यूएस के जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वह साल में 25 से 35% मूव करते हैं, जो एवरेज वॉलेटिलिटी है। तो हम सबसे बड़ा स्टॉक डालते हैं जो कि राकेश झुंझुनवाला जी का पोस्टर बॉय स्टॉक था, जो 20 साल पहले 35 रुपया था, आज 2500 रुपया है। तो इससे बड़ी वेल्थ जो टाइटन ने क्रिएट करी है, शायद काफ़ी कम शेयरों ने क्रिएट करी है। मगर टाइटन की आप 20 साल की हिस्ट्री आप देखेंगे, और वो शायद चार्ट हम देख सकते हैं। देखिए कितनी बार यह स्टॉक 50% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। 2008 में 50% से ज़्यादा गिरा था। फिर हमने देखा डिमोनेटाइजेशन के बाद ये 30% गिरा था। फिर कोविड के बाद 30% से ज़्यादा गिरा था। तो अगर आपने टाइटन के अंदर मार्केट को टाइम करने का प्रयत्न करा और आपने सोचा जी एक बड़ा मल्टी बैगर है, एक तरफा जाएगा, नहीं होता है। इक्विटी मार्केट एक तरफ नहीं जाता है। जिंदगी में उम्र ही एक तरफ जाती है मानसी। हालांकि महिलाएं बात नहीं करनी चाहिए, मैं और डिम्पी उम्र की बात कर रहे हैं। तो उम्र के अलावा एक तरफा कुछ नहीं जाता है। शेयर बाजार जो होता है ECG के ग्राफ के जैसे होता है जी, दिल की धड़कन ऊपर नीचे जरूर जाता है। तो अच्छे अच्छे दिग्गज शेयर जो हैं वह भी गिरते हैं, और उस समय अगर आप संयम रखेंगे तो आप कामयाब से नहीं, आप एक मालदार निवेशक बनेंगे। तो यह एक मूल मंत्र है कि पैनिक में मत बेचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, करेक्शन आएंगे, मगर जब धैर्य रखना चाहिए।
निकुंज, लेकिन वैसे तो शेयर बाजार में अपने इमोशन सेंटिमेंट्स को संभाल कर रखना सबसे बड़ी सीख है। भगवान श्री कृष्ण का भी कहना है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस फैक्ट को डाइजेस्ट कैसे किया जाए? देखिए, एक अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जब भी कोई चीज़, आप गाड़ी खरीदते तो आप पूछते हैं कितना एवरेज देती है। बिल्कुल। तो आप एंड ऑब्जेक्टिव पे हमेशा फोकस करते हैं। मगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की हम बात करें, देखिए मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में टारगेट्स और स्टॉप लॉस बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जब आपने डिसाइड कर लिया कि जी मैं तो शेयर बाज़ार में इन्वेस्टर हूँ और मैं यहाँ पर दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए हूँ, तो आपको फिर टाइम फ्रेम जो होता है वह अलग हो जाता है। आपके हाथ में क्या है मानसी, आप कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, आप कब खरीद रहे हैं, किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, कैपिटल एलोकेशन जिसे हम बोलते हैं, और आप कितने समय के लिए रख सकते हैं, तो वो आपके हाथ में है। रिटर्न आपके हाथ में नहीं है। रिटर्न इज़ अ फंक्शन ऑफ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। इंटरेस्ट रेट्स शॉर्ट टर्म में कहाँ हैं, पी मल्टीपल कहाँ है, फ्लोज कहाँ है, मैक्रो फैक्टर्स कहाँ हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर इन्हीं फैक्टर्स से मार्केट का प्राइस डिसाइड होता है। अब हम नई कॉन्सेप्ट एक सुन रहे हैं, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, मशीन बेस्ड ट्रेडिंग, इमोशनलेस ट्रेडिंग। तो इन चीज़ों का जो प्रभाव रहता है शॉर्ट टर्म में हमेशा ज़्यादा रहता है, मगर आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं, अच्छा शेयर लो, रोज प्राइस मत देखो, लंबी अवधि के लिए रखो और एक डिसेंट कैपिटल एलोकेशन रखो। रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, वह समय बताएगा। तो रिटर्न की वजह से शेयर में मत इन्वेस्ट करें, आप अपने प्रोसेस में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न अपने आप आ जाएगा। आप अगर चाय के अंदर दूध, पानी, चीनी, अच्छी चाय पत्ती, अदरक और इलायची डालेंगे तो चाय अच्छी बनेगी। आपके हाथ में अच्छी इलायची, अच्छा पानी, अच्छी चाय पत्ती और अदरक है। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटर में से एक, ये आपको बाजार के साथ साथ चाय भी बनाना सिखा देंगे अगर आपको नहीं आती। गैस भी चाहिए, गैस भी चाहिए, वो भूल गए थे अभी, ये भी ऐड कर दिए। अच्छा निकुंज, मार्केट के अंदर क्या होता है ना, एक फिलॉसफी है, ये होता है कि लोग आते हैं ना मार्केट के अंदर, उनको लगता है कि झटपट पैसे बनाने की तो मशीन है और तुरंत आए, और हमको जिस दिन हमने लगाया वहाँ से शेयर गिरे ही नहीं। ये कुछ ऐसा फिलॉसफी होती है। इसके अंदर ये जो इम्पोर्टेंस होती है धैर्य की या इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की, ज़रा इसके बारे में बताइए कि एक ये कैसे करा जाए और कैसे अपने आप को इसलिए ढाल दिया जाए। देखिए, धैर्य क्यों आता है, पेशेंस आती है बिकॉज आपको भरोसा होता है। भरोसा आपके पास कब आता है, जब आपके पास कोई रणनीति होती है। रणनीति जब आपके पास आती है, जब आपके पास समझ होती है। और शेयर बाजार का सबसे बुनियादी जो फार्मूला है निवेशक के लिए, अच्छी कंपनियों में निवेश करो, लंबे समय तक इन्वेस्ट करो, रोज भाव मत देखो और उनको ट्रीट देम लाइक अ बिजनेस, ट्रीट देम लाइक अ वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस। तो शेयर बाजार में एक चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ कि आपने शेयर लिया, हो सकता है वो बढ़ जाए, हो सकता है वो नहीं बढ़े। आइशर 2000 से 2008 का जो ग्राफिक आने वाला आप देखिए तो आइशर का जो रिटर्न था, जी मानसी, अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं। अभी देखिए जो पहली ग्राफिक में है 2004-5 से 2008 तक आइशर ने डिम्पी जी कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, मगर उसे अगले 10 साल में वो एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मल्टी बैगर हो गया। अननोन कंपनी बिकेम अ निफ्टी 50 कंपनी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आरी तो उन्होंने नहीं चालू नहीं करी, मगर उस समय अचानक मार्केट के अंदर एक आरी को लेकर के क्रेज आ गया, एक प्रकार का माहौल आ गया, एक प्रकार का ऐसा पैटर्न चेंज हुआ कि वो स्टॉक डीरेट हो गया। तो आपने अगर 10 साल 5-7 साल तक आइशर रखा तो आपको रिटर्न नहीं मिला, मगर आपने अगर पेशेंस रखी तो आपको उसी आइशर शेयर के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न आ गया। तो शेयर कब चलने वाला है वो बोलना बहुत मुश्किल है, मगर कंपनी अच्छी है, अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ है तो एक दिन कोई ना कोई पार्क ही आकर के उसको जरूर बढ़ाते हैं। और ये इसलिए होता है डिम्पी बिकॉज मार्केट के अंदर एक स्टाइल होता है। कभी डिविडेंड इन्वेस्टिंग चलती हैं, एक समय था जब TMT स्टॉक चल रहे थे HUL कहीं नहीं जा रहा था, एक समय आया जब HUL और ब्रिटानिया जैसे शेयर चल रहे थे, बैंक्स कहीं नहीं जा रहे थे। अभी हम देख रहे हैं सारे IT स्टॉक्स नीचे हैं, फाइनेंशियल्स ऊपर चल रहे हैं। तो मार्केट का जो चक्र होता है वो आपको पता नहीं अगला चक्र क्या आने वाला है, मगर अगर आपने अच्छी कंपनी में लंबे समय तक निवेश करा है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एक पार्क आकर के उसको वैल्यू करेगा। बिल्कुल, और हर लिहाज से जहां फंडामेंटल्स मजबूत है, मजबूत पेरेंटेज है, अगर उन कंपनी को चुना जाए तो ये तो अच्छी कंपनी की बात हुई निकुंज। लेकिन
सस्ती कंपनी में लोग पड़ जाते हैं, सस्ता है तो अच्छा है, और ये सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो इस गलती से कैसे निपटा जाए? ये मैंने अपने करियर में अक्सर देखा है, लोग बोलते हैं जी हमें 2 डिजिट स्टॉक बताइए या हमें सिंगल डिजिट स्टॉक बताइए। अगर आप 4,000 रुपये का कोई स्टॉक लेते हैं तो उसके अंदर 10% उछाल 400 रुपये मिलेगा, मगर आप अगर एक 20 रुपये का स्टॉक लेते हैं तो एक अच्छा 10% उछाल उसमें आता है तो 2 रुपये मिलेगा। तो साइकोलॉजिकली ये हमेशा लगता है कि जो सस्ती कंपनी होती है उसमें चांसेस ऑफ मेकिंग मनी आर हायर। तो मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। HUL, अब HUL के अंदर एक समय आया था जो अक्सर हम कोट करते हैं, जो 1990s के अंदर HUL ने रिटर्न नहीं दिया, महंगा शेयर था, मगर उसके आने वाले दशक में HUL में बहुत पैसा बना। तो महंगा था, उस नियर टर्म में रिटर्न उसने नहीं दिया, मगर लॉन्ग टर्म में काफ़ी वेल्थ उसने क्रिएट करी। उसी प्रकार आपने अगर कोई सस्ता शेयर JP एसोसिएट्स टाइप देखा, मैं JP एसोसिएट्स के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ, मगर हमें पता है कि इसमें कंसर्न्स क्या हैं, डेट रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं, तो उसके अंदर वेल्थ नहीं बना। हालांकि वो सस्ता था और सस्ता हो गया और सस्ता और ज़्यादा सस्ता हो गया। तो सस्ते के चक्कर में मत रहिए, कोई कारणवश से ही कंपनी सस्ती ट्रेड करती है, या तो उसमें फंडामेंटल कंसर्न्स होते हैं, बिजनेस कंसर्न्स होती हैं, या प्रमोटर कंसर्न्स होते हैं, या फिर डेट के कंसर्न्स होते हैं। तो सस्ता अच्छा नहीं है, मगर महंगा हो सकता है शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनाए मगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगा। ये पुरानी कहावत भी है मार्केट के अंदर कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो महंगा वाला क्या होता है, एक बार तो ले लेता है, उसको लगता है हाय 4,000 रुपये का शेयर आ गया, मैं 400 वाला ले लेता तो शायद ज़्यादा आ जाते। बढ़िया बात है ना, सस्ता रोए बार बार, क्योंकि आप बार बार फंस जाते हैं, बार बार फंसते हैं। महंगा जब रोता है, जब अच्छा शेयर आप लेते हैं तो उसमें आपको केवल वैल्यूएशन का नुकसान है, बिजनेस का नुकसान नहीं है। आप बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, उसमें आप कोई बड़ी FMCG कंपनी या आप कोई बड़ी कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनी की बात करते हैं तो उनके अंदर बिजनेस रिस्क नहीं है, वैल्यूएशन रिस्क, तो आपको एक बार रोना पड़ेगा। मगर सस्ती कंपनियों में जो स्पेशली 2 डिजिट और सिंगल डिजिट स्टॉक होते हैं उनके अंदर बिजनेस रिस्क है, तो आप हर बार रो सकते हैं, बार बार नहीं रोएंगे। बिल्कुल। देखो जी, इसी पे ही एक और क्वेश्चन है। मार्केट में ना एक ये हिस्सा भी चलता है कि आप शेयर के अभी भाव के पास तो देखो ही, बट उसका बिजनेस भी देखो, क्योंकि एक ना एक दिन कैचअप ज़रूर होगा। मान लीजिए आज शेयर अंडर वैल्यूड है, जिसको हम टिपिकली बोलते हैं अंडर वैल्यूड, तो बिज़नेस की इम्पोर्टेंस और भाव की इम्पोर्टेंस क्या ये एक साथ प्राइस में आ रही होती है, या कई बार ऐसा होता है कि हमको बिज़नेस को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, भाव धीरे धीरे आ ही जाएंगे ऊपर, जैसे भी आप आयशर का एग्जांपल बता रहे थे? देखिए, मार्केट प्राइस जो होती है बड़ा बुनियादी है, बहुत ही बुनियादी चीज़ मैं बताता हूँ। प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ EPS एंड PE, ठीक है, परसेप्शन है और ग्रोथ है। तो कोई स्टॉक के अंदर अगर दोनों मिल जाए, ग्रोथ भी है और परसेप्शन भी है, तो वो मल्टी बैगर होता है। जैसा हमने बजाज फाइनेंस में देखा, ग्रोथ भी थी और परसेप्शन भी चेंज हो गया। आज बजाज फाइनेंस मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की नहीं, ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव NBFC स्टॉक्स है, और ग्रोथ भी है। तो एक बड़ा पोटेंट कॉम्बिनेशन होता है। मगर एक बुनियादी तरीका है बिजनेस, और मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, कैश फ्लोज इसमें नहीं जा रहा हूँ। एक बुनियादी सवाल, एक बुनियादी थॉट हर निवेशक को अपने माइंड में लेनी चाहिए कि भाई आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, अब बफेट साहब कहते हैं कि आने वाले 5 साल में अगर शेयर बाजार बंद हो जाए तो क्या वह कंपनी का अस्तित्व रहेगा? ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आपके बिजनेस, आपके लाइफ में रेलेवेंट रहेंगी? अब एग्जांपल मैं देता हूँ, STD PCO का बिजनेस है। आज से 20 साल पहले हम लाइन लगाते थे कॉलेज के बाहर, शायद मानसी के समय तो मोबाइल फ़ोन था, मैं और डिम्पी लाइन लगाते थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, मगर आज उस बिज़नेस का रेलेवेंस ख़त्म हो गया। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रेडीमेड गारमेंट वर्सेस टेलर मेड दर्जी के गारमेंट। तो वो जो बिज़नेस है उसका रेलेवेंस हम देख रहे हैं डे बाय डे कम हो रहा। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आने वाले समय में उस प्रोडक्ट का रेलेवेंस रहेगा, उस बिज़नेस का रेलेवेंस रहेगा, और वह कंज्यूमर का, कस्टमर का माइंड शेयर सेटिस्फाई कर पाएंगी? ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स हमेशा ज़्यादा रहें? देखिए, शेयर बाज़ार के अंदर एक नंबर पे बहुत कम चीज़ें रहती हैं, हमेशा चर्न होती रहती है। बहुत कम अच्छी कंपनियां होती हैं जो एक नंबर में बनी रहे। शायद इसीलिए 1990 का निफ्टी और 2000 का निफ्टी और 2020 का निफ्टी, उसमें कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, और 2030 में अलग बनेंगे। तो आपको ये समझना है बड़ा बुनियादी तरीके में, जो जिस कंपनी में मैं निवेश कर रहा हूँ उसका प्रोडक्ट क्या है, क्या वो प्रोडक्ट अगले 5 साल चलेगा, क्या वो कंपनी ग्रो करेगी, क्या वो बिना और कम डेट से ग्रो कर सकती है, और क्या वह बिजनेस आने वाले समय में रेलेवेंट रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट
ये बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन आपने बताई कि कोई भी बिजनेस जिसमें आप या फिर किसी भी कंपनी में एंट्री करने के बारे में सोच रहे हो, उसके प्रोडक्ट को समझे और फिर अगर आपका मन मान रहा है कि ये फ्यूचर में भी चलेगा तब फिर उसमें निवेश का नजरिया बनाएं। लेकिन निवेश से जुड़े या शेयर बाजार में उतरने के लिए अंधाधुन लोग कभी एंट्री कर लेते हैं, ये एक बड़ी गलती करते हैं। निवेश से जुड़े जो खर्च हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे एक्सपेंसेस हैं, इनके मायने समझे बिना एंट्री करने के बारे में सोचते हैं और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं डिटेलिंग है इनमें पढ़ते नहीं है, ये भी एक बड़ी गलती कर लेते हैं लोग। देखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा उसी स्टॉक के अंदर एंट्री और एग्जिट करते हैं, एक तो टैक्स के चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन हिंदुस्तान में बड़ी क्लियर है। तो शॉर्ट टर्म टैक्स कम है, ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म कम है। मगर आप एक ब्रोकरेज देते हैं और जो ब्रोकरेज है वह एक प्रकार का टोल टैक्स है। तो आप इमेजिन करिए आप एक टोल रोड पर आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। जितनी बार आप जाएंगे, अब तो फास्ट टैग लगने लगा है, मगर पहले पॉकेट से निकाल करके पैसे देने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक निकल जाता है, पता नहीं लगता, मगर एक टोल दे रहे हैं। तो द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज लाइक अ टोल एंड वो टोल आप ऊबर में ले रहे हैं तो आपके ऊबर राइड में टोल हमेशा बाद में ऐड हो जाता है। तो उस प्रकार का टोल ऐड हो रहा है और शायद हम इस बात को है ना नज़रअंदाज करते हैं। आप अगर, मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ, आप अगर किसी भी आप अगर 2% देते हैं और हर साल कोई भी स्टॉक में 2% अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट देते हैं तो 10 साल के अंदर आप 20% के आसपास ट्रांजैक्शन कॉस्ट देंगे। मगर आपने एक बार 2% दिया या 1% दिया, जो भी ब्रोकरेज आप देते हैं, तो सोचिए आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। तो ये बात हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं जी 100 रुपये में लेके 110 रुपये में लिया, 5000 शेयर लिए, 50,000 रुपये आ गया। मगर आप 5 बार वो एक्टिविटी करेंगे, भले ही आप राइट जा रहे हो, मगर आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसको एक ये अननोन फैक्टर है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में इग्नोर नहीं करिए इसको। नहीं, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं बट होती बहुत काम की, जैसे अभी आप बता रहे हैं। लीकेज बोलते हैं इसको हम अक्सर बोलते हैं कि अगर आपने बड़ी शिप के अंदर छोटा सा लीक भी कर दिया ना तो एक ना दिन शिप डूब जाती है। शेयर बाजार के अंदर आप जितना खर्चा बचा सकते हैं, जितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बचाइए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचाइए। ये बेहतर बात आपने बताई। एक सुलझे हुए निवेशक की पहली पहचान भी होती है, क्योंकि निकुंज आपके साथ एक सुलझा हुआ निवेशक भी आपके अंदर है और आप मैनेजिंग एडिटर भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो खबर वाला हिस्सा भी मैं ज़रा आपसे पता करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि खबर आती है या खबर पीछे पीछे ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन भाव और न्यूज़ और पूरा सेंटिमेंट मैच नहीं कर रहा होता। ये रेयर होता है। फ़ोन कब खरीदा था? सर अभी लेटेस्ट लिया तो 4 महीने पहले, और उससे पहले 3 साल 4 साल एक फ़ोन चलाया। तो आपने जब फ़ोन लिया तो ये फ़ोन कौन सा आपका बताएं? ये ओप्पो का इस समय। ओप्पो का। तो आपने जाने से पहले कम से कम 3 या 4 वेबसाइट्स में स्टडी करा होगा मॉडल? कम से कम 10 वेबसाइट। देखिए मानसी, आपने कितनी वेबसाइट स्टडी करी थी? मैंने भी कम से कम 5 वेबसाइट स्टडी करी थी। फिर आपने देखा होगा सबसे सस्ता कहाँ मिलता है, क्रेडिट कार्ड की स्कीम कौन सी अच्छी है। पर मैं क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि आप एक फ़ोन लेने से पहले इतनी रिसर्च करते हैं, तो शेयर लेने से पहले आप रिसर्च क्यों नहीं करते? अ टिप इन अ लिफ्ट कैन नॉट बी मेकिंग मनी। राकेश जी क्या बोलते थे, दैट टिप्स आर ऑलवेज हैजार्डस टू हेल्थ। देखिए टिप में कोई नुकसान नहीं है, दूसरे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स से सीखना अच्छी बात है, मगर उनका जो टाइम फ्रेम है, व्यू है, उनकी जो कन्विक्शन है, शायद वो आपकी कन्विक्शन से मैच नहीं करे, आपका टाइम फ्रेम मैच नहीं करे। तो जब आप एक मोबाइल फ़ोन लेने से पहले इतनी आप रिसर्च करते हैं, तो शेयर बाज़ार में चलती हुई खबर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, खुसफुस किसी ने बताया हो या गॉसिप हो, उसमें बिलीव नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि एक ग्राफिक है कि अच्छी खबर और अच्छे भाव कभी साथ नहीं आते। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट लाइन है और मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस डज नॉट कम टुगेदर। देखिए जी, शेयर बाज़ार के अंदर जब न्यूज़ ख़राब होगी तभी तो सेल लगेगी। हमारा काम एज ए इन्वेस्टर ये है, या सबका काम है कि भाई हमें फ्लिपकार्ट सेल का वेट करना है। और फ्लिपकार्ट सेल जब आएगी जब शेयर बाज़ार के अंदर डर होगा, जब शेयर बाज़ार के अंदर न्यूज़ ख़राब होगी। अभी आपने देखा कि कितनी ख़राब खबर आई थी, इन्फ्लेशन, वॉर, यूक्रेन के तनाव, महंगाई, तो खबर खराब थी, मगर क्या हुआ, निफ्टी आपको 15,000 के आसपास मिला, 15,800 आपको मिला, मिड कैप स्टॉक्स आपको नीचे मिले। 2008 में खबर खराब थी, भाव अच्छे थे। 2020 में कोविड की खबर खराब थी, मगर भाव अच्छे थे। तो इन मार्केट गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस डज नॉट कम टुगेदर। मार्केट के अंदर जो रेंज रहती है
सोना सोने के भाव पे ट्रेड करता है, अगर सोना चांदी के भाव में जब आता है, जब खबर खराब होती है, वो खराब खबर जब आती है उसका अपने बेनिफिट करें, उसको अपने पक्ष में यूटिलाइज करें, बिकॉज जब भाव अच्छा होगा खबर खराब होगी, जब खबर अच्छी होगी भाव खराब होगा। गुड न्यूज़ एंड गुड प्रेस डजंट गो हैंड इन हैंड। लेकिन जब कोई खराब खबर आती है या कोई डरावनी खबर आती है जो कि ग्लोबल सेंटिमेंट से भी आ सकती है, तब डर का माहौल फैल जाता है और इस डर के माहौल में लोग कई कयास लगाते हैं, कई एजम्पशंस लगाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो डर से किस तरह से जूझें या डर की सिचुएशन में भी मार्केट में डटे कैसे रहें? मानसी, देखिए ये बफेट साहब की लाइन है। हम गुरु मंत्र की बात करें तो सबसे बड़े गुरु राकेश जी, बफेट साहब, निमिष भाई, बहुत लोग हैं। तो बफेट साहब की एक बड़ी मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट कोट जो है, बाय फियर एंड सेल ग्रीड। हम हिंदी में बोल सकते हैं डर के आगे जीत है। डर के आगे तो फियर आप जब लेंगे तो तब आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, जब आप ग्रीड में लेंगे आपको प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट शायद एक मार्केट है जहाँ पर जब नीचे जाता है प्राइस, डिमांड कम हो जाती है, ऊपर जाता है डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो उल्टा होना चाहिए ना जी। बिल्कुल। आज जब सेल लगती है तो डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए उस समय। तो शेयर बाजार में क्या होता है? तो वो जस्ट उल्टा हो जाता है, उस समय फेयर हो जाता है तो हम डिमांड कर ही नहीं पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हम डर जाते हैं। डर जाते। और शायद शेयर बाजार इसीलिए एक मैथमेटिकल डेरिवेटिव नहीं है कि ये ग्रोथ है, ये अर्निंग्स आएगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हम जो आज ये चर्चा कर रहे हैं इसमें हमने जो फैक्टर्स डिस्क्लोज करे, हमने नंबर्स की बात नहीं करी, अपने टूल्स की बात नहीं करी, हमने सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी को एड्रेस करा है। मार्केट साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि बाय फियर, जब एक मैं फेवरेट लाइन बताता हूँ कि जब सोना चांदी के भाव में मिलता है तो हमेशा लेना चाहिए, और जब सोना डायमंड के भाव पर जाता है, हीरो के भाव पर जाता है, जब बेचना चाहिए। बोलना बहुत आसान है क्योंकि तेजी में आपको और तेजी लगती है, मंदी में और मंदी लगती है, मगर यहाँ ठहराव लाएंगे। वही जो हमने चार्ट दिखाए थे, आयशा मोटर 2000 पिछले 15 साल का निफ्टी का चार्ट, टाइटन का चार्ट, एशियन पेंट्स। अच्छे बिजनेस जब सस्ते मिलते हैं तो आपको सोचना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म पिक्चर पे बेट करना चाहिए। मेरे को लगता है 2022 का ये आज 5 सितंबर ऐतिहासिक रहेगा, जब ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही आपकी पूरी लाइफ को सॉर्ट करने के लिए एक साथ मिल जाए। और निकुंज की एक बात तो बिल्कुल मैंने तो गांठ बांध ली, याद रखती है कि जब सोने वाली चीज़ आपको चांदी के भाव मिले तो तुरंत आ जाओ, और सोने वाली चीज़ जब डायमंड के भाव हो जाए तो तुरंत बेच दो। देखिए मानसी बगल में बैठी, डायमंड का गर्ल नहीं, लेकिन इससे डायमंड बेचने की एडवाइस मत दीजिए। शेयर प्राइस जब डायमंड के भाव में हो जाती है जब बेचिए, ये समझ आ जाएगा। तो शेयर प्राइस जब डायमंड के भाव हो जाए मानसी, ठीक है ना, तब आप इसको बेचना है। तो निकुंज के गुरु मंत्र या निकुंज के निवेश मंत्र आपके बेहद बेहद काम आएंगे। एक और चीज़, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लेगेसी के तौर पर अपने बच्चों को दे सकते हैं। बांटिए, जितना बांटिए उतना फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस हमारी खास पेशकश से भी इतना ही। मेरे को मानसी को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।